नमस्कार सभी को। मैं दीपेंद्र सोलंकी आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट सेकंड बॉटनी पेपर थर्ड का एक टॉपिक सेल मेम्ब्रेन। इसे हमने पहले कक्षा में शुरू कर लिया था। पार्ट 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। हमने पढ़ा था पहले कि किस प्रकार से प्लांट और एनिमल सेल दोनों के अंदर सेल मेम्ब्रेन जो है यह महत्वपूर्ण भाग होती है। इसके बाद में हमने इसके जनरल कैरेक्टर्स पढ़े थे। इसे समझाने के लिए कुछ मॉडल पढ़े थे। सैंडविच मॉडल पढ़ा था हमने, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल पढ़ा था और फ्लड मोजेक मॉडल पढ़ा था। आज की कक्षा में हम इस मॉडल के बाद चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर के ऊपर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन जो होती है इसका मुख्य भाग जो होता है इसकी लिपिड लेयर होती है। यह लिपिड की लेयर बाई लेयर के रूप में होती है, दो परतों के रूप में होती है। यानी कहने का सीधा तात्पर्य यह है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित लिपिड यह दो परतों के रूप में उपस्थित होते हैं, जिसे लिपिड बाई लेयर कहते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो, ये लिपिड की परतों की एक लेयर है, ये लिपिड की परतों की दूसरी लेयर है। तो ये एक पूरी परत, ये दूसरी परत। तो लिपिड की मॉलिक्यूल की दो परतें जो है मिलकर लिपिड बाई लेयर कहलाती है। इसके अंदर प्रोटीन का मोज़ेक पैटर्न स्थित होता है। यानी प्रोटीन जो है इस लिपिड बाई लेयर के बीच में स्थित होते हैं और जो एक मोज़ेक पैटर्न का निर्माण करते हैं, ये इस मेम्ब्रेन के अंदर स्थित होते हैं। दो प्रकार के प्रोटीन होते हैं जिन्हें इंटीग्रल प्रोटीन और पेरिफेरल प्रोटीन कहलाते हैं। इंटीग्रल यानी समाकलित प्रोटीन। समाकलित प्रोटीन का मतलब होता है ये लिपिड बाई लेयर जो है इस पूरी लिपिड बाई लेयर के अंदर समाकलित होते हैं, यानी इसी का एक भाग होते हैं, इसके अंदर धसे हुए स्थित होते हैं। जबकि पेरिफेरल प्रोटीन का मतलब होता है परिधीय प्रोटीन। ये प्रोटीन जो है इस लिपिड बाई लेयर के अंदर धसे हुए न होकर इसकी परिधि पर स्थित होते हैं। इस चित्र में आप देख सकते हो, ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि पूरी लिपिड मेम्ब्रेन के अंदर स्थित है। ये पेरिफेरल प्रोटीन है जो इसकी परिधि पर स्थित होते हैं। इसके अलावा हम थोड़ा और डिटेल में चलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कि इसके लिपिड्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मोस्टली यह लिपिड जो होते हैं फोस्फोलिपिड होते हैं। लिपिड जो है इसके साथ फोस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। तो लिपिड के साथ फोस्फेट ग्रुप जुड़ा होते हैं तो इसे हम कहते हैं फोस्फोलिपिड कहते हैं। तो लिपिड के रूप में फोस्फोलिपिड जो है इसका मुख्य भाग होते हैं। ये एक फोस्फोलिपिड की स्ट्रक्चर होती है। इसके दो भाग है, इसका हेड होता है, दूसरा इसकी टेल होती है। हेड जो होता है पोलर होता है, पोलर यानी ध्रुवीय होता है, जबकि टेल जो होती है नॉन पोलर होती है। और टेल का निर्माण जो है फैटी एसिड से मिलकर बना होता है। फैटी एसिड जो है इसकी टेल का निर्माण करते हैं। और जबकि इसका हेड जो है, इस हेड के अंदर फोस्फेट ग्रुप पाया जाता है। यानी फोस्फोलिपिड के अंदर जो फोस्फेट ग्रुप पाया जाता है वह इसके हेड में पाया जाता है। पोलर का मतलब होता है ये जल को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, तो हाइड्रोफिलिक होते हैं, जबकि यह भाग जो है ये हाइड्रोफोबिक होता है। तो इसके टेल वाला भाग हाइड्रोफोबिक होता है। एक टेल इसकी सीधी है क्योंकि ये सेचुरेटेड फैटी एसिड से बनी है। दूसरी टेल जो है इसमें किंक पाया जाता है एक छोटा सा, क्योंकि यहाँ पर इस टेल इस फैटी एसिड के अंदर इस स्थान पर यहाँ पर अनसेचुरेशन पाया जाता है, यानी डबल बॉन्ड यहाँ पर स्थित होता है। तो ये फोस्फोलिपिड जो है, यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर में बात की थी, इसका पोलर हेड जो होता है यह दो हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड से, जैसा कि हमने बात की थी, फैटी एसिड की टेल जो हाइड्रोफोबिक होती है। हेड ग्रुप जो है यह हाइड्रोफिलिक होता है, इसलिए जलीय माध्यम में स्थित होता है, जबकि फैटी एसिड की टेल जो है यह बाइलेयर के अंदर स्थित होती है। जैसे कि आप देख सकते हो इसके अंदर, ये इसके हेड है। हेड जो होते हैं ये इसके बाहर की तरफ या फिर अंदर की तरफ, ये साइटोसोल जीवद्रव्य की तरफ है, ये कोशिका के बाहर का भाग है। यह भी जलीय भाग और यह भी जलीय भाग है। दोनों तरफ इसके हेड यानी हाइड्रोफिलिक भाग होते हैं। जबकि ये टेल है, टेल हाइड्रोफोबिक होती है जो कि अंदरूनी भाग में स्थित होती है। इसके अलावा इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल भी यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन का मुख्य भाग होता है। प्रोकैरियोट्स में तो नहीं पाया जाता, लेकिन यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन का मुख्य भाग होता है, जो कि विभिन्न तापक्रम के ऊपर इस झिल्ली की लिक्विडिटी जो फ्लूइडिटी होती है, जो तरलता होती है, विभिन्न तापक्रम पर मेम्ब्रेन जो है इसकी तरलता को नियंत्रित करने का काम जो है कोलेस्ट्रॉल के द्वारा किया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से कुछ कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। तो ये कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल जो है इस मेम्ब्रेन का एक भाग होते हैं, जो कि इसके
मेम्ब्रेन की तरलता को नियंत्रित करने का काम करते हैं, क्योंकि फ्लड मॉडल ने कहा है कि इसका लिपिड भाग जो है, इसकी वजह से यह एक फ्लड होती है, लिक्विड होती है, तरल होती है, और इसकी तरलता को नियंत्रित करने का काम करते हैं कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स। प्रोटीन्स दो प्रकार के, इम्बेडेड यानी इम्बेडेड प्रोटीन जो है, जो इसके अंदर धंसे हुए प्रोटीन होते हैं, जो कि हमने पढ़े थे इंटीग्रल प्रोटीन। तो इंटीग्रल प्रोटीन जो है इसके अंदर धंसे हुए होते हैं। इनका कार्य जो होता है, ये चैनल्स या ट्रांसपोर्टर के रूप में काम करते हैं। चैनल यानी ट्रांसपोर्टर का मतलब होता है मेम्ब्रेन के आर पार विभिन्न प्रकार के पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, या इनके लिए मार्ग बनाने का काम जो है इन इम्बेडेड प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। जिसकी वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन जो है इसके आर पार विभिन्न प्रकार के कंपाउंड जो है इनका मूवमेंट होता है। यानी मेम्ब्रेन का जो मुख्य लक्षण होता है कि विभिन्न प्रकार के पदार्थों का एक्सचेंज या परिवहन इसके द्वारा होता है, ये नियंत्रित किया जाता है इन इम्बेडेड प्रोटीन्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा ये विभिन्न प्रकार के हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, उनके जुड़ने के लिए रिसेप्टर का काम भी करते हैं। क्योंकि ये आर पार स्थित होते हैं, तो इन हार्मोन और न्यूरोट्रांसपोर्ट के रिसेप्टर की भांति काम करते हैं, और इनसे सिग्नल को रिसीव करके इस सिग्नल को कोशिका के अंदर प्रसारित करने का काम करते हैं। तो ये एक प्रकार से स्ट्रक्चरल प्रोटीन की भांति कार्य करते हैं। आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हो, ये जो है चैनल्स बने चैनल प्रोटीन के रूप में। ये इंटीग्रल प्रोटीन जो है यहाँ पर चैनल प्रोटीन के रूप में काम करता है, और इस चैनल प्रोटीन जो बीच में यहाँ पर अवकाश या पूरी टनल पाई जाती है, जिसके द्वारा होकर विभिन्न प्रकार के जो है ये पदार्थों का मूवमेंट होता है। ये यहाँ पर कुछ प्रोटीन उपस्थित अल्फा हेलिक्स प्रोटीन के रूप में पाया जाता है। ये भी आर पार यहाँ पर इस प्रकार से स्थित होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के सिग्नल्स को रिसीव करने का काम करते हैं। तो ये जो है चैनल प्रोटीन और अल्फा हेलिक्स प्रोटीन जो है, ये इंटीग्रल प्रोटीन का ही एक प्रकार से प्रकार है, तो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। द पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, पेरिफेरल यानी परिधि वाले प्रोटीन, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करते हैं मेम्ब्रेन को। मेम्ब्रेन जो है इसके अंदर स्थित होकर इसे मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करने का, यांत्रिक सामर्थ्य प्रदान करने का काम करते हैं। और इनर मेम्ब्रेन पर स्थित होकर ये इस कोशिका मेम्ब्रेन जो है, सेल मेम्ब्रेन जो है, ये आपने पढ़ा है अभी, ये तरल होती है। तो इस तरल मेम्ब्रेन के नीचे स्केलेटन बनाने का काम करती है। स्केलेटन मतलब इसका कंकाल बनाने का काम करती है, जिसके ऊपर मेम्ब्रेन जो है ये टिकी हुई होती है, और यानी ये एक कोर्टिकल स्केलेटन की भांति काम करती है, ताकि ये तरल मेम्ब्रेन जो है यह कोशिका द्रव्य के बाहर स्थित होकर एक सतत रूप से परत का निर्माण करने का कार्य करती है। और इसका एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्पेक्ट्रिन। आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती है, ये रक्त के अंदर लगातार परिवहित होती रहती है, परिवहन इसका होता रहता है, और इसकी विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये गोलाकार न होकर दोनों तरफ से चपटी होती है। तो ये क्यों होती है? क्योंकि इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है, इस सेल मेम्ब्रेन के नीचे उपस्थित स्पेक्ट्रिन जो है, इसका कंकाल स्केलेटन बनाने का काम करती है, जिसकी वजह से मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है कुछ इस प्रकार से होती है। और यह मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर जो है, इसे आरबीसी की स्पेसिफिक स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। और इन्हें रिमूव किया जा सकता है, ये पेरिफेरल प्रोटीन जो है इनको रिमूव कर सकते हैं, किसी प्रकार के आयनिक एजेंट का प्रयोग करके हम इनको रिमूव भी कर सकते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये पेरिफेरल प्रोटीन जो है ये मेम्ब्रेन के नॉर्मली अंदर की तरफ स्थित है, जो कि एंडोस्केलेटन का काम करने का काम करते हैं। इसके अलावा मेम्ब्रेन में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं, और इन कार्बोहाइड्रेट को संयुक्त रूप से कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है, कार्बोहाइड्रेट की छोटी चेन्स होती है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण छोटे छोटे मोनोसेक्राइड्स के द्वारा होता है। ये मोनोसेक्राइड्स जो है आपस में जुड़कर जो है एक चेन का निर्माण करते हैं, और ये छोटी चेन जो होती है ये कहलाती है ग्लाइकोकैलिक्स कहलाती है। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड। जब ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से जुड़े होते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन कहलाते हैं, जब ये लिपिड के साथ जुड़े होते हैं ये ग्लाइकोलिपिड कहलाते हैं। डायग्राम में आप देख सकते हो, ये है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। ये कार्बोहाइड्रेट छोटी छोटी श्रृंखलाएं जुड़ी होती है। तो ये है प्रोटीन, इंटीग्रल प्रोटीन है। इस प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट जुड़ता है तो इसे आपने कह दिया ग्लाइकोप्रोटीन कह दिया। ये है ग्लाइकोलिपिड, ये है लिपिड के मॉलिक्यूल्स, इनके पोलर हेड देख सकते हो आप, फॉस्फोलिपिड। इनके साथ ये जो कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है इसे आपने कह दिया ग्लाइकोलिपिड कह दिया। तो ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन दोनों ही कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है, और कार्बोहाइड्रेट छोटी श्रृंखला के रूप में होते हैं। इन ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन को संयुक्त रूप से कह देते हैं ग्लाइकोकैलिक्स कह देते हैं।
तो इनका मुख्य काम होता है, ये ग्लाइकोकेलिक्स जो है यह एक्वस मीडिया के अंदर पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, कोशिका के बाहर का जो वातावरण होता है, इस वातावरण क्योंकि जलीय माध्यम होता है, इसके अंदर ये उपस्थित पाए जाते हैं। इनका मुख्य कार्य कोशिका को डाइजेशन से बताते हैं। डाइजेशन मतलब विभिन्न प्रकार के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि कोशिका को पचाने का सामर्थ्य रखते हैं, उन डाइजेस्टिव एंजाइम से कोशिका की सुरक्षा करने का काम जो है इन ग्लाइकोकेलिक्स के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा विभिन्न प्रकार के हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स जो है इनको रेस्ट्रिक्ट करने का काम करते हैं कि मेम्ब्रेन के द्वारा इन्हें अब्जॉर्ब नहीं किया जाए। इसको रेस्ट्रिक्ट करने का काम, इसे रोकने का काम जो है ग्लाइकोकेलिक्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हम मेम्ब्रेन की पूरी केमिकल कंपोजिशन को जो है एक अच्छे डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं। एक विस्तृत डायग्राम हमने बनाया है कि ये जो आप देख सकते हो लिपिड की बाइलेयर है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लिपिड के हेड है, ये डिटेल है, लिपिड बाइलेयर के रूप में स्थित है पूरी मेम्ब्रेन के अंदर। इसमें दोनों प्रकार के जो आप देख सकते हो, दोनों प्रकार के मॉलिक्यूल स्थित है। ये पेरिफेरल प्रोटीन स्थित है यहाँ पर, पेरिफेरल प्रोटीन, ये पेरिफेरल प्रोटीन अंदर की तरफ स्थित है, ये पेरिफेरल प्रोटीन अंदर की तरफ स्थित है। ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो कि पूरे मेम्ब्रेन के आर पार स्थित है। तो ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म वाला फेस है, ये है इसका कोशिका के बाहर का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड वाला फेस है। एक एक चीज को हम देखते हैं यहाँ पर। ये कोलेस्ट्रॉल है जो कि मेम्ब्रेन का मुख्य पार्ट होता है, जो कि इसकी तरलता को नियंत्रित करते हैं। ये ग्लाइकोलिपिड देख सकते हो, लिपिड जो है इस लिपिड के साथ कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ होता है, इसे आपने ग्लाइकोलिपिड कह दिया। पेरिफेरल प्रोटीन हो गई ये इंटीग्रल प्रोटीन है जो मेम्ब्रेन का मुख्य भाग है। ये है फिलामेंट्स ऑफ साइटोस्केलेटन। ये छोटे छोटे फिलामेंट्स दिखाई दे रहे हैं। ये फिलामेंट्स जो है ये किन से जुड़े होते हैं, प्रोटीन से जुड़े होते हैं। ये स्पेसिफिकली सरफेस प्रोटीन से है, इनसे जुड़ सरफेस प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन आदि से इनसे जुड़कर ये जो है साइटोस्केलेटन का निर्माण करते हैं, जो कि मेम्ब्रेन के नीचे एक जो है आधार बनाते हैं। और इस आधार की वजह से मेम्ब्रेन जो है यह एक निश्चित संरचना में, एक निश्चित आकार में स्थित होती है। ये कुछ अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है। अल्फा हेलिक्स का मतलब होता है ये यहाँ पर प्रोटीन जो है ये हेलिक्स के भांति स्थित होते हैं, सीढ़ी नुमा स्थित होते हैं। तो अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है जो कि एक प्रकार का इंटीग्रल प्रोटीन है, इससे कार्बोहाइड्रेट जुड़े हुए दोनों तरफ। ये हाइड्रोफोबिक टेल्स जो कि आपने पहले पढ़ा था कि फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल जो है इसकी हाइड्रोफोबिक टेल्स होती है और हाइड्रोफिलिक हेड्स होते हैं। तो ये हाइड्रोफिलिक हेड्स है ऊपर की तरफ, तो दोनों तरफ है। ये हाइड्रोफोबिक टेल्स उपस्थित है। तो ये दोनों फोस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स मिलकर फोस्फोलिपिड बाइलेयर का निर्माण करते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन्स के द्वारा भी जुड़े होते हैं और लिपिड्स के द्वारा भी जुड़े होते हैं। प्रोटीन के साथ जुड़े तो ग्लाइकोप्रोटीन्स कहलाते हैं ये। तो ये जो कुछ प्रोटीन्स के बने चैनल है जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के पदार्थों का आवागमन होता है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी केमिकल कंपोजिशन है। एक विस्तृत इसका डायग्राम है जिसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सभी पार्ट्स को हम अच्छे से देख सकते हैं। तो ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पूरी स्ट्रक्चर जिसे हमने आज की क्लास में पढ़ा है। किस प्रकार से प्रोटीन, लिपिड जो है ये व्यवस्थित होकर फोस्फो प्रोटीन और लिपिड व्यवस्थित होकर जो है एक लेयर का निर्माण करते हैं और इस लेयर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स और कोलेस्ट्रॉल आदि व्यवस्थित होते हैं, जो कि इसके नीचे जो एंडोस्केलेटन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसकी स्ट्रक्चर जो है यहाँ पर कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, आप सभी के सहयोग के लिए आपको पुनः साधुवाद। थैंक यू।